आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी के सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट्स के बारे में। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं कि हम यहाँ केवल नेचुरली अकरिंग अर्थ एलिमेंट्स पर बात करेंगे, क्योंकि मैन मेड कंपाउंड्स को बनाया और खत्म भी किया जा सकता है, तो उनका अमाउंट तो सिग्निफिकेंट नहीं रहता और बदलता रहता है, तो उनके बारे में कोई डेफिनेट स्टडी नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन हम एलिमेंट्स की डेफिनेट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनका अमाउंट पिछली करोड़ों सालों से लगभग सेम ही है। एलिमेंट्स को नष्ट करना या नए एलिमेंट्स बनाना केवल न्यूक्लियर प्रोसेस से संभव है, और वो भी केवल तब जब एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो या फिर बहुत हैवी हो। अब तक हमें पूरे ब्रह्मांड में केवल 118 एलिमेंट्स मिले हैं और लगभग इनमें से सभी हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर ब्रह्मांड की बात की जाए तो जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था तो शुरुआत में केवल एनर्जी बनी थी, प्योर एनर्जी, ना कोई मैटर और जाहिर है ना कोई एलिमेंट्स। धीरे धीरे यह एनर्जी कंडेंस हुई और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने। हालांकि जितनी आसानी से मैं ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इतनी आसान ये थी नहीं। क्वांटम पार्टिकल्स के इस तरह बनने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत से क्वांटम इफेक्ट्स लगे हैं। लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए हम कह देते हैं कि एनर्जी के कंडेंस होने से मैटर बना। खैर, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बन गए तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट हुए और हाइड्रोजन एटम बना, जो कि ब्रह्मांड और पीरियोडिक टेबल दोनों का पहला एलिमेंट है। शुरुआत में पूरे ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन था। धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण यह कंडेंस हुआ और बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन क्लाउड्स बन गए। उस वक्त इस ग्रेविटी को रोकने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से यह सारा हाइड्रोजन और भी कंडेंस होता गया और क्लाउड्स की डेंसिटी भी बढ़ती चली गई, और इसी के साथ बढ़ रहा था क्लाउड पर प्रेशर। धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी अपनी ताकत दिखा रही थी, क्लाउड के सेंटर में प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब यह प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की भयानक प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब यह एनर्जी हीट के रूप में तारे से बाहर निकली तो उस अंधेरे ब्रह्मांड ने पहली बार रोशनी की किरण देखी। जो पहला तारा बना था वह अकेला पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा था। इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं, जिसकी वजह से यह हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं, और बाद में यह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पाकर हीलियम का एटम बना देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तारे एनर्जी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में बहुत से तारे बने, ग्रेविटी ने प्लैनेट्स बनाए, सोलर सिस्टम बनाए, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया और हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक स्ट्रक्चर दिया, और तब जाकर यह ब्रह्मांड ऐसा बन पाया। तारों में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की यह प्रोसेस तो 13 बिलियन साल से चलती आ रही है, लेकिन ब्रह्मांड में आज भी हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 75% है, यानी ब्रह्मांड का 3/4 हिस्सा अभी भी हाइड्रोजन ही है। अरबों सालों से जो हीलियम बन रहा है उसका अमाउंट भी 23% है, और हमारे बाकी बचे सारे एलिमेंट्स 2% से भी कम मात्रा में मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाकी 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स का अमाउंट इतना कम क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन तो शुरू में ही बन गया था और हीलियम लगातार 13 बिलियन सालों से तारों के अंदर बन रहा है। लेकिन बाकी हैवियर एलिमेंट्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बनते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन तारों के अंदर तब बनते हैं जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जब हीलियम का फ्यूजन शुरू हो जाता है, और ऐसा तब होता है जब तारा मरने वाला होता है। इससे भी हैवियर एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल केवल सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम पर बनते हैं, जो तब होता है जब फाइनली स्टार की डेथ होती है, और यह बहुत रेयर प्रोसेस है। इससे भी हैवियर एलिमेंट्स और भी एक्सट्रीम कंडीशंस पर बनते हैं, जैसे हाइपरनोवा या किलोनोवा में। चलिए अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी पर एलिमेंट कंपोजिशन की। हमारी पृथ्वी का कंपोजिशन ब्रह्मांड के कंपोजिशन से बहुत अलग है। मतलब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की फॉर्मेशन प्रोसेस काफी अलग है। हमारी पृथ्वी करीब 4 बिलियन साल पहले केवल एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा थी, जो सूरज की ग्रेविटी में बंधी घूम रही थी।
धीरे धीरे इस पर हजारों एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स का अटैक हुआ और जिसमें इसका कंपोजिशन धीरे धीरे बदलता रहा। हमारी पृथ्वी, जिसका रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर या फिर मोर एक्यूरेटली 6378.1 किलोमीटर है, अपने अंदर बहुत से एलिमेंट्स को समाये हुए है और आज हम इन्हीं एलिमेंट्स के कंपोजिशन के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारी अर्थ का क्रस्ट, जो कि केवल 40 किलोमीटर बड़ा है। सबसे ऊपरी लेयर होने के कारण हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें लगभग इसका पूरा कंपोजिशन पता है। हालांकि हम इस क्रस्ट में सबसे गहरा गड्ढा जो खोद पाए हैं वह केवल 12 किलोमीटर का है, जो कि इसकी पूरी थिकनेस का आधा भी नहीं है। इसकी और गहराई में जाना हमारे लिए असंभव हो गया था, क्योंकि केवल 12 किलोमीटर पर ही मेंटल की हीट की वजह से सारी मशीनें खराब होने लगी थी और इसीलिए हम क्रस्ट की गहराइयों में भी नहीं जा पाए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस गड्ढे को जो कि 12 किलोमीटर का खोदा गया था उसका नाम क्या है? हमें कमेंट करके बताइएगा। ज्वालामुखियों में जो लावा बाहर निकलता है वो भी क्रस्ट का ही पार्ट है जो मेंटल से टच में है, तो वो लावा भी हमें मेंटल की नहीं बल्कि क्रस्ट की ही कंपोजिशन के बारे में बताता है। इसके नीचे आता है अर्थ्स मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर बड़ा है और केवल इस लेयर का ही मास 4 × 10⁻24 kg है, जो कि लगभग पूरी पृथ्वी के मास का 67% है। इस पूरी लेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अपर मेंटल, जो कि क्रस्ट से जुड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर तो केवल 227 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोअर मेंटल जो कोर से जुड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर 3900 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमें इसीलिए लेयर के बारे में कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से साइंटिस्ट ने इसका कंपोजिशन निकालने की कोशिश की है। मेंटल में लगभग 44.7 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 38.7 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8.18% आयरन ऑक्साइड, 3.98% एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 3.2% कैल्शियम ऑक्साइड है। बाकी कंपाउंड्स 1% से भी कम अमाउंट में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह डेटा एक्यूरेट नहीं बल्कि प्रिडिक्टेड है। अगर बात करें कोर की, तो इसका मास 1.95 × 10⁻24 kg है, यानी पृथ्वी का 32.5%। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है आउटर कोर जो 2300 किलोमीटर बड़ा है और इसके भी अंदर है इनर कोर जो 1200 किलोमीटर बड़ा है। आउटर कोर का टेम्परेचर लगभग 5100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि इनर कोर का टेम्परेचर 5400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके कंपोजिशन के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसमें आयरन और निकल बड़ी मात्रा में मौजूद है और बाकी सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सल्फर केवल छोटे छोटे अमाउंट में है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता। कम डेटा होने के कारण हम मेंटल और कोर के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे और केवल क्रस्ट की ही कंपोजिशन स्टडी करेंगे। हमारे क्रस्ट में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सुनते ही हमारे दिमाग में एक एटमॉस्फेरिक गैस आती है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन ऑक्सीजन केवल एयर में ही नहीं बल्कि अर्थ में भी बहुत बड़े अमाउंट में मौजूद है। ये ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में लगभग हर पत्थर में मौजूद है। सबसे कॉमन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड और क्वार्ट्ज में मौजूद होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड भी बहुत बड़े अमाउंट में हमारे क्रस्ट में मौजूद है। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो पूरे क्रस्ट में केवल ऑक्सीजन ही 46.5% है, यानी क्रस्ट का आधा हिस्सा लगभग ऑक्सीजन ही है। अगर बाकी कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन जो कि 28.2% है, फिर आता है एल्यूमिनियम जो 8.23% है, इसके बाद आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.55% और हाइड्रोजन 0.14%, या फिर कहें कि 1400 पार्ट्स पर मिलियन है। देखो, जो हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड के मैटर का 3/4 हिस्सा बनाता है, हमारी पृथ्वी में वह केवल 0.14% मौजूद है।
टाइटेनियम इतना हैवी एलिमेंट होने के बावजूद भी हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। इसलिए मैंने कहा था कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के कंपोजिशन में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल हाइड्रोजन का अमाउंट हमेशा से ऐसा नहीं था। जब पृथ्वी बनी थी तब एटमॉस्फेयर में लगभग 40% हाइड्रोजन था, लेकिन हल्की गैस होने के कारण यह एटमॉस्फेयर से उड़कर ऊपर टॉप लेयर्स में चला जाता था, जो एम्प्टी स्पेस से जुड़ी हुई है। वहां से सूरज की रेडिएशन इस हाइड्रोजन को अपने साथ आउटर सोलर सिस्टम में ले गई और यह प्रोसेस पिछले कई करोड़ों सालों से चलती आ रही है। हमारी पृथ्वी हर साल लगभग 95,000 टन हाइड्रोजन स्पेस में खो रही है। इस अबंडेंट एलिमेंट्स की लिस्ट में कार्बन 17th रैंक पर आता है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्बन से ही बना है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कार्बन ही प्रेजेंट है। क्रस्ट में यह कार्बन 200 ppm की क्वांटिटी में मौजूद है। इसके बाद 25th रैंक पर आता है सीरियम, जो कि हमारे क्रस्ट में 66.5 ppm की क्वांटिटी में मौजूद है। ये हमारा पहला रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसे माइन कर पाना कोई आसान काम नहीं। 66.5 ppm का मतलब है अगर आप पृथ्वी से 10 लाख एटम्स निकालें तो उसमें केवल 66 सीरियम के एटम्स मिलेंगे। अगर आपको यह कंपोजिशन कम लग रहा है तो जरा सब्र रखिए, अभी तो हम इस लिस्ट के आधे पर भी नहीं पहुंचे हैं। सीरियम के बाद इसके नीचे और भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे नियोडिमियम 41.5 ppm, लैंथनम 39 ppm, इट्रियम 33 ppm, स्कैंडियम 22 ppm। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जस्ट नीचे हमें मिलेगा नाइट्रोजन। कितनी अजीब बात है ना, जो एलिमेंट हमारे इतने बड़े एटमॉस्फेयर का 78% यानी कि 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा अकेले बनाता है, वही एलिमेंट हमारी क्रस्ट में रेयर अर्थ एलिमेंट से भी ज्यादा रेयर है। इसका कंपोजिशन केवल 19 ppm है, यानी 10 लाख में से केवल 19 नाइट्रोजन एटम्स। हमारी क्रस्ट में टोटल 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब 47th एलिमेंट पर हम इस लिस्ट के आधे पर पहुंचेंगे। वैसे 47th रैंक पर हाफ नियम आता है, जो कि 3 ppm के अमाउंट में मौजूद है। हाफ नियम के नीचे आता है यूरेनियम। नाम तो सुना ही होगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो दुनिया के लगभग सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है और इसीलिए इस न्यूक्लियर फ्यूल की कीमत भी काफी ज्यादा है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो यह केवल 2.7 ppm में प्रेजेंट है। इसके नीचे टिन आता है जो कि केवल 2.3 ppm के अमाउंट में प्रेजेंट है। कितना अजीब है ना। जिस टिन फॉइल को हम नॉर्मली यूज करते हैं वह न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होने वाले फ्यूल से भी ज्यादा रेयर है। खैर, अगर इसी लिस्ट में आगे बढ़ते जाएं तो 59th पोजीशन में हमें दिखेगा टर्बियम, जो 1.2 ppm की क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वैसे अब हम इसे 59th मोस्ट कॉमन की जगह 35th रेयरेस्ट एलिमेंट्स कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। टर्बियम वह आखिरी एलिमेंट है जिसका कंपोजिशन 1 ppm से ज्यादा है। इसका मतलब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन 1 ppm से भी कम होगा। यानी अगर आप पृथ्वी से 10 लाख एटम से निकालेंगे तो उन एलिमेंट्स का एक भी एटम उनमें नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें 26th रेयरेस्ट एलिमेंट में दिखेगा सिल्वर। जी हाँ, वही सिल्वर जिसकी ज्वेलरीज की सभी औरतें दीवानी हैं। इसका कंपोजिशन हमारी क्रस्ट में 0.075 ppm है। यानी अगर हमें इसके केवल 7 एटम चाहिए तो पृथ्वी से 10 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़ एटम्स निकालने पड़ेंगे। यही कारण है कि सिल्वर इतना महंगा है, वरना मैं भी अपने घर में ये सिल्वर क्विंटल्स में रखता। इसके बाद 22nd रेयरेस्ट एलिमेंट्स पर आता है हीलियम, जिसका कंपोजिशन 0.008 ppm है। अभी यहाँ यह काफी शॉकिंग फैक्ट है कि जो हीलियम ब्रह्मांड में 23% है, पृथ्वी पर उसका कंपोजिशन 0.0000008% है, जो हाइड्रोजन से भी बहुत कम है। इसका रीजन भी वही हाइड्रोजन जैसा ही है। हीलियम बहुत हल्की गैस है, जिसकी वजह से यह एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर्स में चली जाती है, जहां से सूरज की रेडिएशन इसे आउटर स्पेस में ले जाती है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि जब हीलियम हाइड्रोजन से ज्यादा भारी है तो इसका कंपोजिशन ज्यादा होना चाहिए था, यह हाइड्रोजन से इतना कम कैसे हो गई? तो ऐसा इसलिए कि हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस
बाकी कंपाउंड्स और एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाती और ये अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं और इसीलिए हीलियम गैस आसानी से एटमॉस्फेयर के ऊपर चली गई। हीलियम का जितना अमाउंट हमारे पास बचा है ये भी इसलिए है क्योंकि ये हीलियम यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके होने से बना है। तो अगली बार जब आप बर्थडे बलून उड़ाएं तो ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसा एलिमेंट उड़ा रहे हैं जो सिल्वर से भी ज्यादा कीमती है। इसके नीचे आता है 20th रैंक पर प्लेटिनम 0.005 ppm और 19th पर गोल्ड 0.004 ppm। अब मुझे पता चला कि गोल्ड सिल्वर से भी इतना ज्यादा महंगा क्यों है। खैर, अब हम बात करेंगे सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट के बारे में। क्रस्ट के टॉप 10 रेयरेस्ट एलिमेंट्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं और इनका कोई भी आइसोटोप स्टेबल नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों यह रेयरेस्ट हैं। अगर इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा भी टाइम दे दिया जाए तो यह तुरंत सिंपलर एलिमेंट्स में डिके हो जाते हैं और आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी को बने हुए लगभग 4 अरब साल हो गए हैं। तो यह एलिमेंट्स जितनी भी क्वांटिटी में बने थे इनके पास काफी टाइम था डिके होने के लिए और आज की तारीख में यह पूरे के पूरे डिके हो जाने चाहिए थे और सच में यह इतने कम बचे हैं कि इनमें से केवल 4 की क्वांटिटी ही मेजर हो पाई है। बाकी 6 का तो हम अमाउंट भी नहीं निकाल पाए। इसमें से चौथा एलिमेंट जिसकी क्वांटिटी हम मेजर कर पाए हैं वह है रेडॉन जो कि 0.0000000004 ppm के अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। इतनी कम अमाउंट का मतलब है अगर हम पृथ्वी से 10 लाख करोड़ एटम्स निकालें तब जाकर उनमें से कहीं 4 एटम रेडॉन के होंगे। हालांकि अभी 6 एलिमेंट्स और ऐसे बचे हैं जो इससे भी ज्यादा रेयर हैं, इतनी ज्यादा कि इनका एग्जैक्ट कंपोजिशन तक हमें नहीं पता। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है प्रोमीथियम जिसके सभी आइसोटोप्स की हाफ लाइफ 2 से 17 साल के बीच में है। पृथ्वी की एज के सामने ये टाइम बहुत कम है। पूरी पृथ्वी में यह एलिमेंट केवल 600 ग्राम ही है। हमारी रेयरेस्ट एलिमेंट्स की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर आता है 85 एस्टेटीन। पूरी पृथ्वी का सबसे रेयर एलिमेंट है। इस कंपाउंड का जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ भी केवल 5 से 6 घंटे है। अगर बात करें इसके बाकी 38 आइसोटोप्स की तो उनकी हाफ लाइफ तो 1 सेकंड से भी कम है। इसका मतलब दुनिया में जो एस्टेटीन इस वीडियो के शुरू होने के टाइम पर था वो अब तक गायब हो चुका है। एस्टेटीन वर्ड एक ग्रीक वर्ड एस्टेटोस से लिया गया है जिसका मतलब ही अनस्टेबल होता है। यह सच में दुनिया का रेयरेस्ट एलिमेंट है। हमारे पास इसकी एक भी फोटोज नहीं है। गूगल पर एस्टेटीन सर्च करने पर जो फोटोज दिखाता है वह असल में एस्टेटीन का नहीं बल्कि ओटूनाइट कंपाउंड की एक फोटो है जिसे यूवी लाइट में रखा गया है। ओटूनाइट कंपाउंड में यूरेनियम की भी थोड़ी सी मात्रा होती है जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में डिके होकर एस्टेटीन बना सकता है, लेकिन यह सच में कैसा दिखता होगा हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। पीरियोडिक टेबल में एस्टेटीन हेलोजन ग्रुप में प्रेजेंट है। हेलोजन सीरीज में जैसे जैसे एलिमेंट भारी होता जाता है वह और भी डार्क कलर का होता जाता है। जैसे क्लोरीन लाइट येलो कलर की गैस है। इसके बाद ब्रोमाइन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर आता है आयोडीन जो कि ब्लैक वायलेट कलर का होता है। इसी तरह हो सकता है एस्टेटीन ब्लैक मेटेलिक कलर का दिखता हो। अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि एस्टेटीन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनाया जा सके तो यह तुरंत अपनी ही हीट की वजह से वेपराइज हो जाएगा। आज तक जितना भी एस्टेटीन बनाया गया है वह सब रेडियो एक्टिव डिके की वजह से बन पाया है जो थोरियम यूरेनियम और नेपट्यूनियन जैसे एलिमेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। किसी भी टाइम पर पूरी पृथ्वी में 1 ग्राम से भी कम एस्टेटीन मौजूद है, लेकिन हमने इसे बनाने के कुछ तरीके निकाल लिए हैं। जैसे जब बिस्मथ 209 पर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया जाता है तो एस्टेटीन 209 और एस्टेटीन 211 बनाए जा सकते हैं। आज तक हमने एस्टेटीन का जो सबसे बड़ा अमाउंट बनाया है वह केवल 86 नैनोग्राम्स का है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।